तो जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, पॉइंट मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट मासेस, यानी 1/r²। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो जाएगा m1 m2 बाई r², और F इक्वल टू G m1 m2 बाई r², जहाँ G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg²। ये लिख लीजिए। तो अगर इसमें भी आप देखो, अगर इस पूरे को सिस्टम मानते हैं तो नेट फोर्स क्या सिस्टम के ऊपर 0 होगा। तो उस केस में जब पूरे दोनों को मिला के सिस्टम मानेंगे तो ये एक क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। लिख लिया? हाँ सर। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब बात करते हैं डायरेक्शन के साथ कैसे लिखना है। तो इन वेक्टर फॉर्म, तो एक पॉइंट मास यहाँ है, दूसरा पॉइंट मास यहाँ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 0,0 है, ये m1 है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, मान लेते हैं r1 वेक्टर है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, r2 वेक्टर है, ये m2 है। तो यहाँ जो फोर्स इस पर होगा वो फोर्स होगा F21 वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एंड इधर होगा F12 वेक्टर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, सेम होगा। और ये इक्वल टू हो गया यहाँ Gm1 m2 बाई, ये हो जाएगा मॉड r2 माइनस r1, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस यही होगी, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म की जब बात करेंगे तो F21 वेक्टर, F21 वेक्टर की बात करेंगे तो इसका यानी F21 वेक्टर मतलब क्या हो, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1, यानी 1 की वजह से इस पर फोर्स की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस Gm1 m2 बाई मॉड, अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर, और क्योंकि उसकी वजह से लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे R12 कैप, जो कि इस डायरेक्शन में है तो जाएगा R12 कैप। लेकिन यह ध्यान रखना माइनस के साथ लेना होगा, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है। तो ये वैसा ही अगर आप देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब हम लोग बात करते तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो मैंने कहा था वहाँ Q1 Q2 को विद साइन लेना है, तो अपने आप वहाँ नेगेटिव आ जाता था, यहाँ नेगेटिव आपको लेना है ना। और R12 कैप यानी 1 से 2 के लिए, ये R12 कैप ध्यान रखना, इधर से R12 कैप यानी 1 से 2, ठीक। अच्छा, ये भी मालूम है आपको कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड, क्योंकि लेंथ तो वही है, ठीक है, ये लिख लो।
अच्छा, इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस जी m1 m2 बाई मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर टू पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 2 वेक्टर भी लिख सकते हो, 1 से 2, यानी r1 2 वेक्टर जब आप लिखोगे तो इसका मतलब यहाँ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है, क्योंकि 1 से 2 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। और r21 वेक्टर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, क्योंकि ये 2 से 1 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये 1 से 2 के लिए बात कर रहे हैं। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर मान लो मैं 2 से 1 की बात करूंगा तो ये क्या लिखूंगा फिर मैं, r21 कैप, तो उस केस में f12 वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी f12 वेक्टर है फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, यानी f12 वेक्टर होगा माइनस gm1m2 बाई मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल स्क्वायर होगा r21 कैप, ठीक है। और सिंस r12 कैप इक्वल टू क्या है, माइनस r21 कैप है कि नहीं, है ना, क्योंकि दोनों अपोजिट तो माइनस लगाएंगे तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा, ये मतलब है ना। तो आप देखो दोनों को जब देखेंगे तो f12 वेक्टर प्लस f21 वेक्टर आ रहा पूरे सिस्टम के लिए, तो हमेशा क्या होंगे मिला के 0, या f12 वेक्टर इक्वल टू माइनस f21 वेक्टर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे और मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों इक्वल होंगे। तो f12 वेक्टर मॉड ऑफ f12 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस f21 वेक्टर, और ये इक्वल टू f है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive in nature. Second, it is always along the line joining the point masses. ये वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक था, लेकिन बस वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, तब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नहीं, यानी यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन की बात करें तो वहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा, दो चार्ज पार्टिकल जो कि नेगेटिव पॉजिटिव है, तो सेम बिहेवियर है दोनों का, बस वहाँ चार्जेस होंगे या मासेस से।
लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है, यहाँ भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे हम लोग। तो मान लो अगर कोई पॉइंट मास यहाँ है, मान लेते हैं m0 है, और एक पॉइंट मास यहाँ, एक पॉइंट मास यहाँ, ऐसे पॉइंट मासेस हैं, मान लो n पार्टिकल्स हैं। तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स होगा वो तो डायरेक्शन किधर होगी, उसकी तरफ ही होगी। ये तो r1 वेक्टर की डायरेक्शन है, लेकिन फोर्स तो इसका इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। उसी तरह इसकी वजह से होगा, उसी तरह इसकी वजह से भी होगा। तो ये r2 वेक्टर है ना, उसी तरह इसकी वजह से भी होगा। ये r3 वेक्टर तो लेकिन इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ जो नेट फोर्स इसके ऊपर होगा तो वो आ जाएगा दरअसल माइनस gm0m1 बाई r1 का होल स्क्वायर r1 कैप माइनस gm0m2 बाई r2 का होल स्क्वायर r2 कैप, है ना, है ना, इस तरह से। फिर माइनस g m0mn बाई rn का होल स्क्वायर rn कैप। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी पॉइंट मास अगर आप लेते हो और कई सारे पॉइंट मासेस अगर वहां रखे हैं तो इंडिविजुअल की वजह से फोर्स निकालेंगे, उनका जो वेक्टर सम होगा वो नेट फोर्स होगा उस पॉइंट मास पर, ठीक। और ये जो इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स m0 पर आ रहा है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वहाँ कितने चार्ज, इंडिविजुअल की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि कितने पॉइंट मासेस वहाँ प्रेजेंट है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पॉइंट मासेस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये वैसा ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा था, सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। अब बस इसमें क्या करना है अब आपको, क्योंकि अब आपको यहीं से चीजों को कनेक्ट करूंगा मैं, ये ध्यान रखना है कि वहाँ पॉइंट चार्जेस की हमने बात किया था, तो ये Q1 था, Q2 था, इनके बीच की डिस्टेंस R था। तो फोर्स क्या था वहाँ, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। जहाँ K की वैल्यू क्या थी वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। कहने का मतलब ये है कि M1 Q1 से रिलेटेड होगा, M2 Q2 से, G K जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अब जो भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में नॉन कंडक्टिंग के केस, जितने भी केस पढ़े थे वो सारे यहाँ अप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पोलराइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और दूसरा, जैसे हमने देखा कि किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, है ना, तो अगर कोई दूसरा कंडक्टर उसके पास लेकर आते तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा यहाँ मास में नहीं होता है, जो बॉडी जैसी बनी है वो वैसी ही रहेगी, ठीक है। जैसे हमने वहां देखा था कि अगर कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टिंग स्फेयर है ना, और उसके बाहर भी कोई चार्ज रखा और उसके अंदर भी कोई चार्ज रखा, तो बाहर वाले चार्जेस का इफेक्ट क्या होता है, अंदर नेट सारे का इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसे केसेस में आपको बताऊंगा कि बाहर के चार्जेस का नेट इफेक्ट अंदर जीरो नहीं होता है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग वाले जितने भी केस हैं सारे वैलिड है यहाँ। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हमने ऐसा क्वेश्चन वहां भी किया था कि मान लो कि ये एक, अरे इस बार ये क्वेश्चन आया भी है, मान लो कि
ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। एक पॉइंट मास यहाँ है, एक पॉइंट मास यहाँ, एक पॉइंट मास यहाँ, एक पॉइंट मास यहाँ है। ये चारों पार्टिकल जो है ये सर्कल में घूम रहे हैं, है ना, लेकिन रखे कैसे हैं, जैसे एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखें। ये जो रेडियस है इस सर्कल की वो आर है ना, ये और ये आपस में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो इनका जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, ये सर्कल में घूम रहे हैं। हर एक का मास एम है, तो हमें बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, या एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, या इंडिविजुअल की स्पीड क्या होगा। तो इंडिविजुअल की स्पीड यहाँ सेम है, तभी स्क्वायर बना रह सकता, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक तो यहाँ टाइम पीरियड बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा इनका। तो ये इनके म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, तो हमें बताना टाइम पीरियड क्या होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है, यानी ओमेगा निकालना है अपने को एक तरह से। तो क्या करेंगे यहाँ, अभी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, उसको यूज करेंगे। तो इसकी वजह से मान लो जैसे कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, तो सी की वजह से बी पे फोर्स इधर होगा, एफ होगा। ए की वजह से बी पर फोर्स किधर होगा, इधर होगा, जो कि एफ ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की सेम ही है। और लेकिन ये क्या होगा, ये एफ डैश होगा, ये स्क्वायर है ना। तो नेट फोर्स अपने को देखना, तो मैं मालूम है कि एंगल 45 है, यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, देखो एफ डैश प्लस 2f cos 45 डिग्री। तभी ये कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये भी कांस्टेंट स्पीड v से घूम रहा है। क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स यहाँ 0 होगा, क्योंकि f sin 45 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ एफ डैश निकाल लेते हैं, तो एफ डैश कितना होगा, तो एफ डैश हो जाएगा जी एम एम बाई डिस्टेंस कितना होगा 2r का होल स्क्वायर। एफ कितना होगा, तो एफ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, तो हो जाएगा जी एम एम बाई आर √2 का होल स्क्वायर। बस रख दो, आपको यहाँ से टाइम पीरियड मिल जाएगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा भी मिल जाएगा, टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस बार मेंस में भी था, और ऐसे क्वेश्चन हमने किए ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो किया था ऐसा क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, तो सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। लिख लिया, एक मिनट सर। दरअसल ये एफ यहाँ है ना, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एफ साइन 45 और इसका भी इधर एफ साइन 45, तभी स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स होता तो स्पीड कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है। हाँ सर, हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा वहाँ हमने जो गॉस लॉ पढ़ा था यहाँ भी वैलिड है, उसके बारे में बताऊंगा मैं, मतलब यहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है उसमें गॉस लॉ नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए उस कॉन्सेप्ट को यहाँ हम लोग यूज करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ क्या हो जाएगा, देखो जैसे थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। मान लो ये एम नॉट मास है और ये मान लो कैपिटल एम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है हमारे पास में आर है, तो मैंने मान लिया कि आर वेक्टर इधर है।
तो एम कैपिटल एम की वजह से इस पर फोर्स चाहिए, तो हमें मालूम है इधर मिलेगा एफ फैक्टर, कितना मिलेगा, तो एफ फैक्टर इक्वल टू जाएगा माइनस जी एम एम नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बाई एम नॉट, यानी माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ वहाँ क्या था, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, नेगेटिव तो माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ऐसे लिखते थे वहां। सेम वही चीज यहाँ भी होगी। ठीक, हाँ सर। अब जैसे एक एक करके बात करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्फेयर को लेकर, है ना। तो यहाँ अब देखो, यहाँ कंडक्टिंग स्फेयर की तो बात करेंगे नहीं, यहाँ सिर्फ हॉलो स्फेयर एंड सॉलिड स्फेयर की बात करेंगे। ये भी नहीं कहेंगे कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग, बात ही नहीं करना है, ये लिख लो। लिख लिया। हाँ सर। अभी इसमें देखो, मैं पहले आपको गॉस लॉ का बता देता हूँ। गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन, तो हमने देखा कि G इक्वल टू 1/4πε, ये इक्वल होता नहीं है, ध्यान रखना है, मैं केवल बता रहा हूँ आपको ऐसे। तो यहाँ क्या करेंगे, 1/ε0 को क्या लिखेंगे, 4πg। तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, तो उसकी जगह हो जाएगा m एनक्लोज बाई 1/ε0, उसकी जगह हो जाएगा 4πg। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं तो सर। m एनक्लोज और ये हो जाएगा 4πg। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं, है ना। तो गॉस लॉ से हम लोग स्पेयर का फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अपने को मालूम है सीधा वहीं से यूज कर रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फेयर, जिसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन सरफेस। तो ये हमारे पास में है, ये m मास का गोला है, इसकी जो रेडियस है वो r है और इसका टोटल मास m है। तो हमें मालूम है इनसाइड वहाँ ग्रेविटेशनल, इनसाइड वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता था, 0। तो इनसाइड की बात करेंगे, यानी r लेस देन कैपिटल R ग्रेटर देन 0, इसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होगा, यहाँ 0 ही होगा। वो जो वैल्यू उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ। अब गॉस लॉ से कर लो, गॉसियन सरफेस बनाओ, चार्ज एनक्लोज कितना, मतलब मास एनक्लोज कितना, 0। तो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इनसाइड 0 होगा। सेकंड, अगर सरफेस की बात करें, R इक्वल टू कैपिटल R, तो मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा, E इक्वल टू G M बाई आर स्क्वायर। वहां क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ जी एम बाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन अंदर की तरफ ही होगा, रेडियली, क्योंकि मैग्नीट्यूड बता दे तो डायरेक्शन अपने को बतानी पड़ेगी। अब यहाँ इधर की तरफ है। सर बोलिए। सर आपने वो G इज इक्वल टू 1/4πε0 लिखा है, तो वो मतलब इक्वल तो नहीं होता है ना?
नहीं, कम मैंने बोला ना कहाँ होता है, इक्वल होता ही नहीं है, दो अलग अलग वैल्यूज हैं, लेकिन हम लोग इनको रिलेट कर रहे हैं बस। ठीक है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी हमने सीखा, जहाँ जहाँ जी, जहाँ जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वहाँ जी लेना है, और जहाँ जहाँ भी क्यू है वहाँ एम लेना है यहाँ। ठीक है, हाँ ठीक है सर। लिख लिया। हाँ सर। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो E इक्वल टू हो जाएगा GM/R²। अब अगर हम लोग मान लो यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये R है और ये E है, तो चाहो तो आप मैग्नीट्यूड में कर लो, या विद साइन अगर करते हो तो विद साइन की बात करोगे तो आप देखो कि यहाँ से, कहने का मतलब ये है कि अगर ये हॉलो स्फीयर है और यहाँ से आप इधर जा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई यहाँ तो जीरो होगा इनसाइड तो, लेकिन यहाँ जब आओगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ जाओगे आप तो ये ऐसे होगा, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है। ठीक है, आप चाहो तो मैग्नीट्यूड, कहीं बुक्स में ऊपर मैग्नीट्यूड में दिया रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं विद डायरेक्शन बात करूं तो ये लिखूंगा, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ग्राफ ऐसा बनाऊंगा। यहां से यहां तक जीरो है। ठीक है, हाँ सर। दोनों ही सही है अपनी जगह पर। नेक्स्ट है हमारे पास में, अच्छा यही मैं आपको पोटेंशियल का ही बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा है ना। साथ में अपने तो चलो बाद में देख लेंगे, पहले एक चीज, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में सॉलिड, तो सॉलिड स्फीयर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, तो पूरा ये सॉलिड है, इसकी रेडियस आर है, इसका टोटल मास m है, तो इसका हम लोग वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं m/4/3 πr³। तो पहले इनसाइड की बात करेंगे, तो आपको याद होगा वहां इनसाइड में क्या आता था, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट को क्या, 1/ε नॉट को क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ, या 1/ε नॉट को क्या ले रहे हैं, 4πg ले रहे हैं। तो वहां इनसाइड की बात करेंगे तो वहां कितना था, रो, तो रो तो वही रहेगा जो यहाँ है, r/3 एप्सिलॉन नॉट, यानी 4πg। क्लियर है भाई सबको अब, तो वो सारे याद होंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और आपको तो मैं अभी गॉस लॉ अप्लाई करके इसको फाइंड कर सकता हूँ, तो ये मिलने वाला है वैसे भी। ठीक, एट सरफेस, तो सरफेस राउटर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये सरफेस क्या हो जाएगा, GM/R²। और अगर आउटसाइड की बात करेंगे तो देखो वैसे भी हमें मालूम है, चाहे वेरिएबल मास का हो, है ना, या कांस्टेंट, मतलब है ना, कांस्टेंट मतलब वेरिएबल डेंसिटी का हो, कांस्टेंट डेंसिटी का हो, सरफेस राउटर के लिए तो आप डायरेक्ट यूज करो। तो आउटसाइड
तो टोटल मास यानी आउटसाइड की जब बात करोगे तो ये आएगा GM/R²। सिंपल। प्रॉब्लम सिर्फ इनसाइड की है, बाहर की कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। ठीक है। अब जैसे यहाँ भी हम लोग कैविटी अगर बनाते हैं, कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो फाइंड कर सकते हैं। चलो देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी in spherical cavity तो मान लो ये हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है और इसमें से हमने एक रेडियस का मतलब r रेडियस का एक स्फीयर हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये बिगर स्फीयर है, लेकिन इसकी डेंसिटी जो है वो रो है, जो कि कांस्टेंट है। और इसके सेंटर जो कैविटी यहाँ स्फेरिकल कैविटी, उसका सेंटर की यहाँ से डिस्टेंस जो है वो a है ना। हमें इस जनरल पॉइंट पर चाहिए, तो जनरल पॉइंट पर चाहिए तो यहाँ से मान लिया हमने ये y वेक्टर है और ये यहाँ से मान लिया हमने ये r वेक्टर है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये पूरा स्क्वायर है माइनस ये हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में E वेक्टर इक्वल टू जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो उस R वेक्टर के लिए तो क्या लिखोगे आप, माइनस रो R 4πg/3 R कैप माइनस, ये भी माइनस आएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा y है ना, y या है ना, ये r वेक्टर ले लो, अगर r कैप नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ r वेक्टर आ जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, रो y वेक्टर 4πg/3। अच्छा, यहाँ से एक चीज और मिल रही है अपने को, देखो a वेक्टर प्लस y वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, r वेक्टर, यानी a वेक्टर इक्वल टू हो गया r वेक्टर माइनस y वेक्टर। तो ये हो गया हमारे पास में E वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से माइनस बार लेंगे तो रो 4πg/3, ये हो गया R वेक्टर माइनस R वेक्टर माइनस y वेक्टर। R वेक्टर माइनस y वेक्टर क्या हो गया, तो माइनस 4πg/3 A वेक्टर। ठीक है, ये लिख लो। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अट्रैक्शन का है इसलिए हमेशा माइनस होगा।
लिख लिया? हाँ सर। तो आप यहाँ देखो कि देखो ए वेक्टर भी कांस्टेंट है, रो तो कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन किधर है? क्योंकि ए वेक्टर तो इधर है, इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन वो तो इधर है ना, माइनस आ रहा तो ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है क्योंकि यूनिफॉर्म है। इंटेंसिटी इनसाइड कैविटी, लिख लिया? हाँ सर। उसी तरह जैसे अगर मैं बात करूं रिंग के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग along its axis तो इसका मास अगर कैपिटल ए में इसकी रेडियस अगर आर है तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन तो इधर होगी, ये डिस्टेंस एक्स है, तो वहाँ कितना था? तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था के क्यू एक्स, है ना? तो यहाँ हो जाएगा के की जगह जी एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई, है ना? अगर मैं क्वार्टर रिंग की बात करूं, मान लो उसके सेंटर पे क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ क्वार्टर रिंग एट इट्स सेंटर, इसका मान लो लीनियर मास डेंसिटी, वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी था, लीनियर मास डेंसिटी, और अगर इसकी रेडियस आर है, किधर होगा? एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, है ना? तो ये जो कंपोनेंट होगा कितना होगा, तो जाएगा वहां था के क्यू मतलब लेमडा बाई 4πε0 आर, यानी हो जाएगा जी लेमडा बाई आर, और ये जो कंपोनेंट होगा यानी इसको मैं ई एक्स ले लेता हूँ, और ये ई वाई जो होगा तो ई वाई इक्वल टू जाएगा जी लेमडा बाई आर। याद आ रहा भाई? हाँ सर।
लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर मान लो मैं यहाँ बात करूं कि अगर डिस्क है, मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डिस्क, इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और सरफेस पर है। ये इसका एक्सिस है, इसकी जो रेडियस है वो r है, इसका टोटल मास m है। तो वहाँ कितना था इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड इंटेंसिटी था वो कितना था? वो था सिग्मा बाय 2। हाँ, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी सिग्मा डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो सिग्मा क्या होगा, m बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी E, तो वहां था सिग्मा बाई, तो जाएगा 4 पाई जी सिग्मा 1 माइनस एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस x है तो। ये आंसर हो गया। उसी तरह जैसे इनफाइनाइट प्लेन का क्या होता है, वहां सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 इंटू 4 पाई जी। ठीक है, इस तरह से हम सबका बता सकते हैं। सॉरी, बाई 2 भी तो आएगा यहाँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। और इस पॉइंट पर P पॉइंट पर डायरेक्शन जो होगी लेफ्ट साइड में होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हाँ सर, लिख लिया। अब अगर मान लो जैसे कि वेरिएबल, मान लो सॉलिड स्फीयर, ये वेरिएबल वाला है, बताता हूँ मैं आपको। वेरिएबल मान लो मास डेंसिटी दिया हुआ है, वेरिएबल है, तो जो सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो फाइंड दी gravitational field intensity inside the solid sphere where mass density is varying as rho of r equal to rho naught r, इस तरह से वेरी कर रही है। तो ये हमारे पास में स्फीयर है ना, और ये सॉलिड है पूरा, लेकिन डेंसिटी वेरी कर रही है, यानी सेंटर पे डेंसिटी 0 है, सरफेस पर मैक्सिमम है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसी r डिस्टेंस पर अपने को इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक शेल बनाएंगे x डिस्टेंस पर जाके dr थिकनेस की। तो कैप 0 से लेकर r तक, स्मॉल r तक इसका मास निकालेंगे। मास मिल गया तो हमें यहाँ इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो शेल में ले रहा हूँ, तो यहाँ x पे जाके dx थिकनेस की ये शेल है ना। तो हमारे पास में यहाँ dv वॉल्यूम पहले इसका कितना हो जाएगा, तो 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx, और अगर मैं इसको रो से मल्टीप्लाई कर दूं यानी रो नॉट r, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, dm आ गया, और इसको इंडिकेट कर देंगे। तो कहाँ से का इंडिकेट करेंगे इसको 0 to
आर के लिए, तो 4 पाई रो नॉट, दरअसल ये रो एक्स है ना, रो नॉट एक्स है, तो ये हो जाएगा 4 पाई रो नॉट एक्स क्यूब डी एक्स, तो ये हो जाएगा, यानी आ गया एम एनक्लोज्ड आ गया, तो 4 पाई रो नॉट आर टू पावर 4 बाई 4, यानी पाई रो नॉट आर टू पावर 4, ये एनक्लोज। तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या है, ई वेक्टर डॉट डी एस फॉर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू, ये एम एनक्लोज्ड है ना, तो एम एनक्लोज्ड इनटू 4 पाई जी, और आप देख रहे हो कि हर पॉइंट इस रेफरेंस पॉइंट से ये एक तरह से क्या है, ये गॉसियन सरफेस है ना, तो गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट पर आप देखो, इस हर पॉइंट यहाँ से सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, ये हो जाएगा E इंटू डी एस, लेकिन पूरे सरफेस के लिए बात करेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना आ गया, पाई रो नॉट आर टू पावर 4 पाई जी, तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाएगा E इक्वल टू पाई रो नॉट जी आर स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा आंसर, बस यही है, बाकी सब बढ़ गया। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई, इस तरह से वेरी कर रही है। और सरफेस राउट साइड की बात करेंगे तो 0 से कैपिटल आर, इस एम को इंडिकेट कर लो, उसके बाद जी एम बाई आर स्क्वायर कर दो, आ जाएगा आंसर। तो आउटसाइड के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, सरफेस और आउटसाइड के लिए तो टोटल मास निकाल के जी एम बाई आर स्क्वायर कर लो। अगर आउटसाइड की बात करेंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर, और सरफेस की बात करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर। लिख लिया सर। यहाँ अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा, देखो पैराबोला है तो ऐसा, उसके बाद में ये ऐसा, यानी यहाँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मैक्सिमम कहाँ है, सरफेस पर है मैग्नीट्यूड में, और उसके बाद E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये आर इक्वल टू कैपिटल आर है, आर इक्वल टू 0 है। अच्छा, वो जो सॉलिड स्फीयर वाला था जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, उसमें क्या था, स्ट्रेट होगा फिर ऐसे, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और E
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सर कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। सर अगर ऐसे ही मतलब ना डेंसिटी वेरिएबल रहेगा, तो फिर अगर इसी स्फीयर में अगर एक कैविटी रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक मतलब कैविटेशनल फील्ड कांस्टेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना? तो अब जरूरी नहीं है, और पहली बात ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा भी नहीं है। अगर केविटी सेंटर पे है तब तो पूछेगा वो, लेकिन अगर साइड में लेके जा रहा है फिर पूछ रहा है कि वेरिएबल डेंसिटी, फिर बताओ, यहाँ कोई नहीं पूछेगा। क्लियर है? क्योंकि वो निकालना उतना आसान है ही नहीं भाई। जिस लेवल पर हम लोग बैठे हैं उस लेवल पर उस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमारे पास में नहीं है। ठीक है? और वैसे भी वो आप नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म ही होगा, क्योंकि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, सीधी सी बात ये है। चलिए, ये तो हो गया। पोटेंशियल का ही बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ भी जब हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल चेंज की बात करेंगे, तो रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे माना हुआ है, जहाँ पोटेंशियल चेंज क्या है, 0 ही है ना। लेकिन चलो फिर भी थोड़ा बेसिक से बताता हूँ इसको भी। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, है ना। एक बार आपको इसका आइडिया लग जाना चाहिए। है वही कॉन्सेप्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जी एम वन एम टू, वहां था के क्यू वन क्यू टू बाई आर, यहाँ आ जाएगा माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। लेकिन चलो फिर भी मैं बेसिक से एक बार बता देता हूँ इसको। तो लिख लिया है। तो नेक्स्ट है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ इसे बात करेंगे हम लोग। मान लो एक पॉइंट मास यहाँ है, इसको हम फिक्स कर देंगे, और एक पॉइंट मास यहाँ है m1, जिसकी इनिशियल जो डिस्टेंस इससे वो r1 है। हमें इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पर लेके जाना है, जो कि यहाँ से डिस्टेंस इसकी r2। तो मान लो किसी इंस्टेंट पर अगर ये पार्टिकल यहाँ है, तो सिंपल सी बात, इसको फोर्स इधर लग रहा होगा m1 को। कितना फोर्स होगा मैग्नीट्यूड में, तो Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट इधर करता हूँ dr, तो वर्क कितना हो जाएगा, तो ये वर्क किसका वर्क है, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस का है। तो DWC इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस एफ डी आर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों। इसको इंडिकेट करेंगे R1 से R2, ये आ जाएगा WC, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव होता है। तो माइनस Gm1 m2, इसको बाहर ले लेंगे, तो dr बाई आर स्क्वायर, R1 से R2। इसको इंडिकेट कर लेते हैं, लिख लो इसको पहले। हाँ सर हो गया। इसको इंडिकेट करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को,
माइनस जी m1 m2 1/r² का माइनस 1/r, ये r1 से r2, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो WC क्या मिल गया आपको यहाँ, जी m1 m2 1/r2 माइनस 1/r फ्रॉम द डेफिनेशन। हमें मालूम है कि du इक्वल टू माइनस WC होता है, तो माइनस जी m1 m2 1/r2 माइनस 1/r1, तो u यानी हमेशा ये चेंज होता है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो u2 माइनस u1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी m1 m2 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर जीरो मान लेते हैं, मतलब इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग जीरो मान लेते हैं वहाँ, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता है। जब दोनों पार्टिकल लार्ज डिस्टेंस पर होंगे तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो मैंने मान लिया कि u2 इक्वल टू 0 जब r2 टेंस टू इन्फिनिटी है, u1 इक्वल टू u और r1 इक्वल टू r, जब आप वैल्यू रखोगे तो g माइनस u हो गया g m1 m2, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी अपने को मिल रही है वो कितनी आ गई, u इक्वल टू माइनस जी m1 m2/r, और अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो ये तो मैं वहां भी लिख सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बताना था कि ये ऐसा होगा यहाँ। अब पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, पोटेंशियल जब भी लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, पोटेंशियल भी यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, लिख लो इसको, तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी। हाँ सर। तो इन्फिनिटी पे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब जैसे अगर हम पोटेंशियल मिलेगी, चेंज इन पोटेंशियल की बात करें, जैसे चेंज इन ग्रेविटेशनल, तो ये कॉन्सेप्ट सीखा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि मान लो ए पॉइंट से एक पार्टिकल को बी पॉइंट की तरफ लेके गए, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी यू है, यहाँ की यू बी, और ये मास एम नॉट को लेके जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे dv इक्वल टू du/m0, या vb माइनस va इक्वल टू ये हो जाएगा ub माइनस ua डिवाइडेड बाई m0। और अगर स्लोली लेकर जा रहे हैं, इफ पॉइंट मास is taken slowly from point A to point B, तो स्लोली लेकर जा रहे हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई M0। याद आ रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना? तो ये आ जाएगा, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, WC को माइनस DU लिखेंगे,
तो W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आ जाएगा, DU आ जाएगा। ठीक, इन्फिनिटी से अगर लेकर आएंगे तो वहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं। तो पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं, ये लिख लो पहले। क्योंकि वहां DU बाई Q होता था चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ मास है उसकी जगह। पॉइंट मास है is taken slowly from point A to point B. हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मान लो ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है और इस पॉइंट P पर किसी मास m0 को इन्फिनिटी से लाना है, तो यहाँ की पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा फिर 0, और इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Vp माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू UP माइनस U इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई m0। तो यह हो जाएगा Vp माइनस 0 इक्वल टू UP बाई m0, है ना। यानी Vp इक्वल टू आ गया हमारे पास में UP बाई m0। अच्छा, वहां की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट मास के लिए क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी m0 इंटू Vp। ये कॉन्सेप्ट भी हमने पहले भी सीखा, अभी फिर से सीख लिया। अगर स्लोली लेके जा रहे हैं तो इफ पॉइंट मास इज टेकन स्लोली फ्रॉम infinity to a point in gravitational field, then क्या हो जाएगा, तो सीधा लिख देता हूँ Vp इक्वल टू, ये क्या है, चेंज की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल बाई m0। तो यानी अगर वहां का पोटेंशियल पता है तो हम लोग कितना वर्क किया वहां तक पहुंचाने के लिए वो भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा m0 इंटू Vp। तो स्लोली की बात करेंगे तभी होगा। तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा वही है, कोई अलग बताया ही नहीं मैंने, बस। हाँ सर हो गया। तो हमें पॉइंट मास की वजह से अगर चाहिए तो देखो, मैंने आपको 3 मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल
potential due to a point mass। तो मैंने मेथड जो बताया तो उसमें क्या था, देखो मान लो 2 पॉइंट मास है ऐसे, एक m0 और एक कैपिटल M, इनके बीच की डिस्टेंस r है, हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल चाहिए। तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड क्या बताया था कि सबको इन्फिनिटी पर फेंक दो, है ना, और वहां से एक एक करके पार्टिकल्स को लेकर आओ। तो अगर मान लो मैं पहले m0 को लेकर आता हूँ, सॉरी कैपिटल M को लेकर आता हूँ, तो यहाँ कोई मास ही नहीं है, तो इस पर वर्क कितना करना पड़ेगा, W1, यानी W1 हो गया m इंटू स्लोली लेकर आ रहे हैं तो 0, तो यहाँ आ गया इसकी पोजीशन पर रखने के लिए। फिर दूसरा है m0 को इसकी पोजीशन पर रखने के लिए लाएं, तो जब इसको लेकर आए तो W2 वर्क किया। अब यहाँ क्या हो रहा है कि m यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ कुछ तो पोटेंशियल होगा, तो वर्क कितना होगा W2, तो उसको लिखेंगे m0 इंटू पोटेंशियल। हमें मालूम नहीं कितना है, मालूम तो कुछ नहीं है, तो टोटल वर्क कितना हुआ, लेकिन एक्सटर्नल ये क्या है, W एक्सटर्नल है, ये हो गया W1 प्लस W2, ये मालूम है हमें किसके इक्वल होगा, DU के, लेकिन इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल 0 ही है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा U, तो U इक्वल टू कितना आ रहा हमारे पास में m0V, और U कितना होगा इस सिस्टम का, माइनस GM_m0/r, यानी V इक्वल टू आ गया माइनस GM/r। इसका मतलब है कैपिटल M की वजह से r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ये होगी माइनस GM/r होगा। और भी 2 मेथड मैंने आपको बताया था, अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो इंटरेक्शन एनर्जी निकालना सिखाया था एक का दूसरे की वजह से, एक था कि सबका इंडिविजुअल का सबका लिखेंगे, फिर 1/2 किया था, फिर 3 मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलो अभी तो हमें एक पॉइंट मास की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, है ना। लिख लिया सर, 1 मिनट। हाँ सर, लिख लिया। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, या मान लो m मास है, या 2m है, या 3m है, या 4m है, और इसके साइड लेंथ a है, और पूछा जाए कि इसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सीधा सीधा आ जाएगा, BO इक्वल टू कितना होगा, माइनस डिस्टेंस कितना है a/√2, तो क्या m GM/a/√2 माइनस G2m/a/√2, क्योंकि एल्जेब्रिक के लिए ऐड करते हैं अगर आपको याद आ रहा हो तो, माइनस G3m/a/√2 माइनस G4m/a/√2, तो सबको ऐड कर लो, कितना हो गया सब मिला के 7,
10 हो गया, -10 GM√2/A, यही आंसर है। ठीक है, एल्जेब्रिकली इनको ऐसे ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें इसी में और एक्सटेंड करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, जो पॉइंट ए उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पहले तो ये बात कर लेते हैं, फाइंड दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास ए। ये फाइंड करेंगे पहले। लिख लिया? लिख लिया क्या? हाँ सर। अब जैसे ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो मतलब कैसे हुआ, m इंटू इन सब की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे तो -G2m/A -G4m/A -G3m/, ये कितना हो जाएगा, A√2। ये पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट की हुई। समझ में आया? तो सबकी वजह से उसको पोटेंशियल लिखेंगे इनटू उसका मास, ये होगी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी इंडिविजुअल पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखना है, वो ये तरीका बता दिया मैंने। फिर अगर कहा जाए कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो वो भी कर लेते हैं। इधर का तो रफ कर दूं ये? हाँ सर। तो नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन सिस्टम। इसके 3 मेथड हैं, उसमें से कोई भी एक यूज कर लेते हैं। तो मैं इनको इन्फिनिटी पे भेज देता हूँ, ठीक है। चारों पार्टिकल को एक एक करके लेकर आते हैं। तो पहले m को लेकर आते हैं। मान लो ये m है, ये 2m है, ये 3m है, ये 4m है और ये इन्फिनिटी पर है। तो अगर इसको लेकर आए हम लोग तो यहाँ कोई वर्क नहीं होगा। ये मान लो W1 वर्क करना था अपने को। फिर हम लोग इसको लेकर आए
इसमें W2 वर्क करना था, इसमें वर्क मिलेगा। फिर हम लोग इसको लेकर आए, इसके पोजीशन पर रखने के लिए 3m को, तो W3 वर्क हुआ। फिर हम लोग इसको लेकर आए 4m को, तो वर्क हुआ W4। तुम्हारे पास में ये स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। पहले M1 को लेकर आए तो W1 वर्क 0 है। फिर M2 को लाएं तो यानी क्या लिखेंगे, 2m माइनस GM/A। फिर W3, तो इन दोनों की वजह से इसको पोटेंशियल लिखेंगे, तो हो जाएगा 3m माइनस G2m सॉरी A होगा ना ये, क्योंकि A डिस्टेंस पर है, 3m तो वहां से माइनस GM/ ये डिस्टेंस कितना है, A√2। फिर हमारे पास में W4, तो 4m क्या लिखेंगे, माइनस G3m/A माइनस GM/A माइनस G2m/A√2। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सबको ऐड कर दो, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये टोटल एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी। ठीक है भाई? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। चलो आज इतना ही करेंगे, है ना। फिर से एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ मैं, उसमें करवाऊंगा, इसमें हो जाएगा। कल देखते हैं, है ना। कल प्रैक्टिकल्स हैं क्या आप लोगों के? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कितने बजे, कितने टाइमिंग क्या है? 11:30। अच्छा 11:30 है ना। चलो देखता हूँ, बताता हूँ फिर आपको। ओके ठीक है सर। सर आरफेस का तो अभी है ना आगे लेक्चर 1 बजे तक? हाँ नहीं नहीं है, फिर वो साथ में करवाऊंगा सबको मैं। ठीक है ना। ठीक है सर। ओके ओके।